नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम यहाँ पे आज कुछ बातें विशेष करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। मैं आपके सामने कुछ केस रखूँगा उदाहरण के तौर पे, जैसे कि ज्योति मौर्य का जो केस है वो मैं केस उदाहरण के तौर पे रखना चाहूँगा, क्योंकि उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल समाचारों में तो अक्सर मिल ही गया होगा, क्योंकि हमेशा वो चलाते ही रहते हैं। सेंसेशनल केस है, केस बना दिया गया, सेंसेशनल तो है नहीं, इसीलिए मैं उसके बारे में और बातें करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इससे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है ज्योति मौर्य की। ये आपको पता ही है ज्योति मौर्य कौन है, और ये है उनके पति आलोक मौर्य। तो आलोक मौर्य के द्वारा अपनी पत्नी पे आरोप लगाया गया है कि उनको, ज्योति मौर्य को उन्होंने एसडीएम बनने में काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी, बहुत ज़्यादा उनको समर्थन दिया था। अब चूँकि ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई है तो वो अपने पति से ही अलगाव चाहती हैं, और जो तलाक के लिए भी बात की गई है, और साथ में इन पे आरोप भी लगा दिया है आलोक मौर्य पे कि वो दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं। तो ये बातें आलोक मौर्य ने कही है अपनी पत्नी के बारे में। अब ज्योति मौर्य जो है वो एसडीएम बन चुकी हैं। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा इन्होंने पास की थी और वो एसडीएम बन गई है। आलोक मौर्य जो है वो बेसिकली चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी है उनकी। तो जाहिर सी बात है, जो ज्योति मौर्य जो है उनका स्टेटस अब ज़्यादा हाई हो गया है, उनकी पोस्ट ज़्यादा हाई है, इस वजह से ये देखने को मिला है। अब बात ऐसी है कि ये केस क्या इतना ज़्यादा सेंसेशनल है, ये क्या इतना ज़्यादा रेयर है कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? तो बात ऐसी नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है और बहुत ही कॉमन है। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के विवाद का बिहार में साइड इफेक्ट, 93 महिलाओं के पतियों ने खान सर की कोचिंग छुड़वाई। अब ये खान सर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, पटना में कोचिंग सेंटर चलाते हैं, साथ में यूट्यूब भी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इनके द्वारा ये कहा गया, मुझे नहीं पता है कि 93 महिलाएँ सही में इनके कोचिंग से निकाली गई हैं जो भी है, लेकिन ये आज तक पे इस पर रिपोर्ट किया गया है। लेकिन और जो लेजिटिमेट केस है एक ये भी है आपका, ये है जो पति ये मजदूर हैं, इन्होंने अपने कमाई करके जैसे भी तैसे भी अपने पत्नी को, जो कि नर्स बनना चाहती थी, उनको नर्स बनाया और ये नर्स बन के अपने पति को ही छोड़ दिए। ये भी देखने को मिला है। दूसरा, झारखंड में भी इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आई है। फिर और जो है वो ये आपका ये दोनों कपल जो है इनके बारे में भी यही बात निकल के सामने आई है। अमेठी की बात है, ये भी नर्स बनी और अपने पति को छोड़ के चली गई। तो ये कॉमन बात बस भारत में ही नहीं सीमित है, पूरे विश्व में, हर कल्चर में, हर सभ्यता में, सभ्यता से पहले भी ये देखने को हमेशा से मिला है। क्योंकि आपको पता ही है कि जंगल राज क्या होता है, जहाँ पे एक तगड़ा जो एनिमल है, जो जानवर है, वो कमज़ोर जानवर के ग्रुप पे कब्जा कर लेता है और फिर सारी जो उनकी मादा प्रजाति होती है वो तगड़े नर के साथ ही ग्रुप बना लेती है। तो ये हमेशा, और ये पुरुष में, ये इंसानों में, मनुष्यों में भी ये टेंडेंसी पाई जाती है, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम चूँकि सभ्य हो गए हैं तो थोड़ा सभ्यता के तौर पे हमें मतलब इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी वो प्रवृत्ति, नेचर जो है, प्रकृति की टेंडेंसी, वो अभी भी देखने को मिल ही रही है। अब बात ऐसी है कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनुस्मृति एक समय में समाज में बहुत ज़्यादा उसी से इंस्पायर होके विधि विधान बनते थे, न्याय व्यवस्था होती थी। मनुस्मृति जब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है, और मनुस्मृति के अलावा भी कई स्मृतियाँ थी जिससे हमारे समाज के कानून बनते थे। उसमें 2 शब्द हैं मनुस्मृति में, खासकर उसमें अनुलोम और प्रतिलोम, ये 2 शब्द हैं। अब अनुलोम पुरुषों पे केंद्रित है और प्रतिलोम महिलाओं पे। जो अनुलोम है उसमें यही सजेस्ट किया गया है कि पुरुष अपने से नीचे स्तर में शादी ना करे, फिर चाहे वो सामाजिक हो
कास्ट वाइज हो, पैसे के मामले में हो, पोस्ट के मामले में हो, लेकिन ये सजेशन है पुरुषों के लिए। पुरुष जो अक्सर अपने से नीचे तबके में ही शादी करते हैं। मैं उसको और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तबका मतलब एक स्टेटस में ही नहीं है या कास्ट के ऊपर नहीं है, हर और तरीके से मैं उसको आगे बताता हूँ। और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये प्रतिबंध था, बिल्कुल ही फॉरबिडन था कि वो अपने से नीचे के स्तर में शादी करें। ये ज़्यादा कठोर नियम महिलाओं में बनाए गए थे। अब आप कहेंगे कि ये तो पैट्रियार्की है, ये बहुत ही कुप्रथा है, इसको हटाना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि ये कुप्रथा तो आप बाद में देख सकते हैं अगर आप मोरल जस्टिफिकेशन देते हैं, मतलब अभी के हिसाब से ये प्राकृतिक है। महिलाओं में खासकर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये अभी से नहीं, ये सभ्यता से पहले भी मनुष्य जब से पृथ्वी पे अवतरित हुआ और जब से वो फैमिली बनाने लगा, तो एक फैमिली यूनिट के तौर पे रहने लगे, तब से ये प्रथा देखने को मिलती है। अब इसको इंग्लिश में हाइपरगैमी कहा जाता है। दोनों अनुलोम और प्रतिलोम को एक साथ लेके उसकी परिभाषा के अनुरूप उसको हाइपरगैमी नाम दिया गया इंग्लिश में। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ, खासकर पश्चिमी देशों में। अब हाइपरगैमी क्या है? is a term used in social science for the act or practice of a person dating or marrying a spouse of higher caste, social status or sexual capital than themselves। तो ये बताया गया है इसमें, महिलाओं पे ज़्यादा लागू होता है। अगर पुरुष और महिलाएं सबसे पहले एक समान नहीं होती है। पुरुष जो है वो अपने से लोअर स्टेटस में शादी कर सकते हैं। अब स्टेटस के मामले में भी अगर हम देखें तो स्टेटस क्या हो सकता है? पैसे कम हो तो शादी हो जाएगी, अगर महिला गृहिणी बनना चाहे तो शादी हो जाएगी, और महिला कम एज की है तो आराम से शादी हो जाएगी, कम हाइट की है तो आराम से शादी हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है पुरुषों के मामले में। और लेकिन महिलाओं के मामले में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो प्रतिलोम इसीलिए भी ज़्यादा सख्त थी महिलाओं के मतलब कॉन्टेक्स्ट में। अब है कि महिलाएं जो है वो अक्सर चाहती हैं कि पुरुष उनको लीड करे। ये भावना जो वो नेचुरल है, फिर चाहे वो सोशल सामाजिक लीडरशिप की बात हो, अपने से ज़्यादा हाइट के लड़के से या वर्ग से शादी करना चाहती हैं महिलाएं, उनसे अपने से ज़्यादा एज के पुरुष से शादी करना चाहती है, या अपने बराबर के, ये भी मैं बता दूं साफ साफ, बराबर तो बराबर में भी शादी करना चाहती हैं, या अपने से ज़्यादा कमाई उनकी हो, जॉब अच्छी हो, पोजीशन अच्छी हो, या अपने बराबर में, तो महिलाएं ऐसी चॉइस रखती हैं। इसीलिए ज्योति मौर्य जो है उनकी जो भावनाएं हैं वो इस मामले में तो सिर्फ मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उस मामले में नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। और क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी भी वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, उनके पति जो है आलोक मौर्य, और ये एसडीएम बन गई, तो जाहिर है कि जो लगाव था, जो अट्रैक्शन था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो ये बस उनकी बात नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो ये स्टैट्स निकल के सामने आ रही, पूरी स्टडी इस पे की गई है, खासकर अमेरिका में, और मैं अमेरिका की अभी बात करूँगा। ये बेसिकली जो अमेरिका का एक लॉ फर्म है, ये बहुत सारे इस तरह के लीगल केसेस को डील करते हैं, और डिवोर्स के केसेस को भी इन्होंने डील किया है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है इन्होंने डिवोर्स के मामले में जो रिसर्च और जो भी एनालिसिस निकल के सामने आए हैं, जो स्टडीज़ निकल के सामने आए हैं, उन्होंने यहाँ रखा है। तो यहाँ पे जो बात है, अमेरिका में बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो पॉइंट है वो ये है, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल मैरिजेज इन यूनाइटेड स्टेट्स विल एंड इन डिवोर्स और सेपरेशन। तो ये हर दूसरी शादी जो है वो तलाक में तब्दील हो जाएगी। ये अमेरिका में एवरेज है 50%, और ये बहुत ज़्यादा हाई है। कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड में तो अमेरिका का चौथा स्थान है, उससे ऊपर रूस है, बेलारूस और जिब्राल्टर है। तो देख सकते हैं कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा है। एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे आपको अफ्रीकन देश या फिर एशियन देश जो हैं वो बहुत नज़र ही नहीं आ रहे। अब उसका एक है शायद जॉर्डन की। तो बात ऐसी है कि जो एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन जो
फर्स्ट वर्ल्ड नहीं माने जाते, थोड़े डेवलप नहीं माने जाते, तो वहाँ पे ऐसा है कंजर्वेटिव सोसाइटी अभी भी है, जो प्रथाएं चल रही है सेंचुरीज से वो अभी भी उसको मेंटेन रखा गया है। और ये बस डेवलपिंग मतलब गरीब देश में, इसी कारण नहीं, आप जापान को भी देख लो, वहाँ पे भी कंजर्वेटिव सोसाइटी है और जापान का यहाँ पे नाम नहीं है। तो ये भी एक बात देखने वाली इंटरेस्टिंग है। लेकिन आगे हम चलते हैं इसमें, इसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं इसका जो लिंक है अपने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक पे जाके सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब प्रोफेशन के अनुसार जो डिवोर्स हो रहे हैं उसके पे आते हैं। तो US डिवोर्स रेट बाय ऑक्यूपेशन, जॉब पहले देखें, डांसर, बारटेंडर, मसाज थेरेपिस्ट, गेमिंग केज वर्कर, ये सारे जो जॉब्स हैं ये बेसिकली सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर जो है टर्शियरी सेक्टर है, ऑफिशियली जॉब, बैठ के जॉब करने वाला, जिसमें ज़्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह के जॉब तो है। तो उसमें है क्या कि यहाँ पे जो महिलाओं की भागीदारी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये अभी भी, अगर इवन एग्लिटेरियन सोसाइटी क्यों ना हो, एग्लिटेरियन मतलब जहाँ पुरुष और महिलाएं को हर चीज़ एक रूप में देखा जाता है, वो जॉब भी, कोई भी जॉब ले सकती है, वहाँ पे जो वहाँ की समाज भी है उसको एक्सेप्ट कर रही है कि पुरुष और महिलाएं इक्वल हो गई हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस वहाँ पे भी निकल के सामने आता है और महिलाएं अपने चॉइस में भी सर्विस सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अब धीरे धीरे जब आप कोर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, या साइंस वाले जो, या फिर लेबर वाले जॉब, लेबरस जॉब में आते हैं, तो धीरे धीरे जो है डिवोर्स रेट वो कम होता चला जा रहा है। जिसमें पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है वो वहाँ पे डिवोर्स रेट कम होता चला जा रहा है। अब एग्रीकल्चर इंजीनियर या फार्मर जॉब में आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, इसीलिए जो डिवोर्स रेट है वो सबसे कम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्या है, तो मैं इसको बस अपने नियम अनुसार नहीं बता रहा, यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि महिलाओं के कारण ज़्यादा ये है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है और ये स्टडीज़ इस पर भी की गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी स्टडी, ये भी एक लॉ फर्म है अमेरिका का, और इसमें स्टडी में बताया गया है कि 70% of divorces are initiated by women. When accounting for just college-educated women, the figure jumps up to 90%. तो लगभग 70% जो महिलाएं हैं वही डिवोर्स तलाक को इनिशिएट करती हैं, अप्लाई करती हैं, एप्लीकेशन देती हैं। और ये जब कॉलेज डिग्री वाली महिलाएं होती है या फिर जॉब में जो महिलाएं होती है, तब ये जो फिगर है वो 90% चले जाता है, यानी मेजॉरिटी डिवोर्सेस वो महिलाएं ही फाइल करती हैं। इसीलिए मैं जॉब के हिसाब से आपको दिखा रहा था, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन खास सेक्टर के जॉब में ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे डिवोर्स रेट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। उसके अलावा और भी बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये एक निकल के एक पोस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू जेनेटिक रिसर्च 80% ऑफ वुमेन रिप्रोड्यूस बट ओनली 40% ऑफ मेन रिप्रोड्यूस। तो ऐतिहासिक अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 80% महिलाओं के बच्चे हुए हैं और मात्र 40% पुरुषों के बच्चे हुए हैं। उसका कारण क्या है? और ये बस आप ये मत समझें कि ये एक पोस्ट है, रैंडम पोस्ट है, कोई भी लिख सकता है। यहाँ पे 8,000 ईयर्स अगो 17 वुमेन रिप्रोड्यूस फॉर एवरी मैन। तो लगभग 17 महिलाओं के बच्चे होते थे हर एक पुरुष पे। तो ये भी देखने वाली बात है और ये इसके आर्टिकल पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये गार्जियन है सबसे, अगर आप एक ट्रस्टेड साइट पे जाना चाहें तो गार्जियन यूके का बहुत ही नामचीन पेपर है, न्यूज़पेपर, उसकी ये आर्टिकल है। मोर वुमेन देन मेन हैव एडेड देयर डीएनए टू ह्यूमन जीन पूल। अब इसके कारण क्या है? तो मैंने जैसे बताया कि महिलाएं हमेशा अट्रैक्ट होती हैं जो पुरुष उनसे हायर स्टेटस के हों या इक्वल स्टेटस के हों। तो जाहिर सी बात है कि हर पुरुष तो ऐसा होगा नहीं। अब इससे होता है क्या कि पुराने ज़माने में, क्योंकि ये ऐतिहासिक बात है, तो पुराने ज़माने में होता था कि फिजिकल सुप्रीमेसी ज़्यादा मैटर करती थी। इतनी ज़्यादा मशीन नहीं थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आए थे, इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो फिजिकल जो कैपेबिलिटी थी वो ज़्यादा मैटर करती थी। अब जिस पुरुष के पास ज़्यादा फिजिकल
सुप्रीमेसी थी वो ज़्यादा महिलाओं को अट्रैक्ट करते थे। और महिलाओं के साथ ये भी बात है कि उनके सेक्सुअल कैपिटल जो नाम वहाँ पे दिया गया था हाइपरगैमी के परिभाषा में, वो क्या है? तो बात ऐसी है कि अगर एक पुरुष पे ज़्यादा महिलाएं अट्रैक्टिव हों तो वो पुरुष जो है वो और महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ ऐसा होता है कि अगर एक महिला पे उनके अपने पार्टनर पे अगर और कोई पुरुष नज़र डाले तो जो पुरुष है वो गुस्सा इंटॉलरेंट हो जाता है, टॉलरेट नहीं करता है। एक्सेप्शन हमेशा से रहे, मैं एक्सेप्शन की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, जनरली ये देखा गया है। तो इसीलिए पॉलीगैमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, पॉलीएंट्री जो है वो प्रेवलेंट नहीं रहा है। पॉलीगैमी में यही था कि एक पुरुष के बहुत सारे महिलाओं के साथ विवाह या संबंध, और पॉलीएंट्री जो है उसमें एक महिला के बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध। तो ऐसा होता है कि जो एक पुरुष जो है कई महिलाओं को एक साथ एक समय में ही प्रेग्नेंट कर सकता है, लेकिन एक महिला एक पुरुष के साथ एक समय में ही प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसलिए जो बताया गया है कि महिलाओं में 80% महिलाओं ने बच्चे को जन्मा है और मात्र जो 40% पुरुष हैं उनके ही बच्चे हुए हैं। तो ये डिफरेंस वहाँ पे निकल के सामने आता है पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी के बीच में। तो ये डिफरेंस यहाँ पे है। अब और भी बातें हैं। अब पुरुष को काम करना बाहर ज़रूरी है, ये हमेशा से नेचर में रहा है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल बिहेवियर है। अगर देखें तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल जिसको कहते हैं उसमें यही था कि पुराने समय में जो पुरुष होते थे वो बाहर जाते थे भरण पोषण के लिए, कमाई के लिए, लेबर वर्क के लिए, क्योंकि फिजिकल कैपेबिलिटी जो है वो खासकर पुरुषों की हमेशा से रही है ज़्यादा। तो इसलिए बाहर का जो भी काम रहता था वो पुरुष करते थे, प्रोटेक्शन के लिए भी अपने उसके लिए। तो ये सारे काम घर के बाहर पुरुषों के जिम्मे होते थे, और महिलाओं के जिम्मे जो होता था वो बेसिकली अपने समाज को आगे प्रोपोगेट करना, जो कि बच्चे के साथ होता है, उनको नर्चर करना, उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको महिलाओं यानी अपनी माँ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए महिलाएं घर पे होती थी, इंटरचेंजेबल होते थे। मतलब ये कहा जाता है कि पुराने ज़माने में महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, लेकिन ट्रेडिशनल जेंडर रोल में अक्सर ये प्राकृतिक ही देखा गया है कि पुरुष ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकते थे, अकेले रह सकते थे, अकेले अपना देखभाल कर सकते थे। और महिलाएं जो है, ये अभी के समय है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इस वजह से महिलाएं अब घर पे बाहर ज़्यादा इंडिपेंडेंटली रह रही हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये मैटर यहाँ पे है। अब देख लें कि गृहिणियों के साथ, मतलब हम ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं वो गृहिणियों के बारे में, हाउसवाइफ्स के बारे में नहीं देखते। अब यहाँ पे बीइंग हाउस हस्बैंड मे बी बैड फॉर योर हेल्थ, ये इसीलिए कहा गया है कि पुरुषों की एक बेसिक इंस्टिंक्ट, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रही है कि वो घर से बाहर रहें। अब यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी men who are not main earners in relationship could suffer stress conditions। तो ये यहाँ पे दिया गया। अब इसका कारण यही है कि जो पुरुष चाहते हैं उनकी नेचुरल प्रवृत्ति से अगर वो हट के उनको दबा के रहे तो एक तरह से उनके बीच में अंदर में गिल्ट ज़्यादा होने लगती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, और इसीलिए वो आपके मानसिक और शारीरिक जो हेल्थ है उसके लिए ख़राब होगा। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल थी, 2017 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ये आर्टिकल दिया गया, तो इसीलिए ये सारा कुछ अगर मिला के देखें तो सब जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल और महिला और पुरुष के बीच में बहुत सारी असमानताएं हैं। इस वजह से जेंडर रोल डिक्टेट हुए थे। ये कोई किसी ने आके कहा नहीं कि आपको ये करना और आप ये करें, ये नेचुरल ऑर्डर बन गया था चीज़ों का।
अभी के समय तो इसीलिए मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, अब जैसे वॉशिंग मशीन बन गई, खाना जल्दी बनने लगा, या फिर खाना बाहर खा सकते हैं लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे कर सकते हैं, सब कुछ ये कर सकते हैं। ड्राइविंग के लिए कार्स हैं, सिक्योरिटी है, बहुत चीज़ें हैं, और हर तरफ लाइट्स हैं, हर तरफ सिक्योरिटी में बहुत एडवांसमेंट हुई है, कैमरा लगे हैं। तो इस वजह से महिलाएं अब बाहर आराम से जा सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इसीलिए पुरुष ज़्यादा बाहर रहते थे। तो ये आप कितना भी एडवांसमेंट कर ले, वो अभी भी जो बेसिक नेचर है वो कहीं जाएगा नहीं। और ये ज्योति मौर्य के केस में हमें साफ देखने को मिल रहा है। और भी जितने मैंने आपके सामने स्टडीज़ रखे हैं, ये कोई किसी गरीब बहुत ही अनपढ़ देश की बात नहीं है। मैंने अमेरिका के स्टडीज़ आपके सामने रखे हैं। आपको मेरे ये टॉपिक कैसा लगा? आप मेरे अपने ओपिनियंस जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। साथ में फेसबुक और ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़े, वहाँ पे अगर आप इसके बारे में और कुछ कहना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूर लिखें। साथ में अगर कुछ नए टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। आगे अब अगले वीडियो में मिलेंगे। फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतनी, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।